अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक बधाई। आज के इस विशेष अवसर पर मैं आपके लिए लाया हूं खास कार्यक्रम खेल और महिला सशक्तिकरण। श्रोताओं, हमारे देश भारत में कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी कहने का भाव ये है कि अगर किसी को दिमागी रूप से तंदुरुस्त रहना है तो उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद अति आवश्यक है। खेलकूद की महत्ता को देखते हुए हमारे देश में खेल संस्कृति का एक लंबा इतिहास है। प्राचीन भारत की ओर देखें तो उस वक्त ऊंट दौड़, बैलगाड़ी दौड़, घोड़ागाड़ी दौड़, आइस पाइस, चंगापो, नौकांटी, कंचे, गुलाम लकड़ी, कुश्ती, घुड़सवारी, भाला फेंक, तीरंदाजी, हॉकी, गिल्ली डंडा, फुटबॉल, खो खो, सांप सीढ़ी, शतरंज आदि खेल खेलने की परंपरा रही है और इन खेलों में महिलाएं भी भाग लेती आई हैं। हम सभी जानते ही हैं कि देवासुर संग्राम के समय रानी केकई महाराज दशरथ की सारथी बनी थी। रानी लक्ष्मीबाई के पास सर्वश्रेष्ठ महिला तलवारबाज की फौज थी, जो निस्संदेह बताता है कि भारत में महिलाएं भी खेलों में आगे रही हैं। और दोस्तों, जब से खेलो इंडिया आरंभ हुआ है तब से खेल में महिला खिलाड़ियों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। भारतीय महिलाओं ने खेल जगत में एक स्वर्णिम युग का निर्माण किया है। मुश्किल हालातों का सामना करते हुए कामयाबी की बुलंदियों को आज छुआ है। इन महिलाओं ने अपने खेल प्रदर्शन से आने वाली पीढ़ी के लिए एक मापदंड स्थापित किए हैं। इन महिला खिलाड़ियों ने खेलों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के साथ साथ युवा पीढ़ी को भी प्रेरित किया है। बैडमिंटन में अपर्णा पोपट, तैराकी में बुला चौधरी, पर्वतारोहण में बेचंद्री पाल, निशानेबाजी में अंजलि वेद पाठक आदि ने वैज्ञानिक ढंग से अपना प्रदर्शन करके देश का गौरव बढ़ाया है। टेनिस में हम सभी जानते ही हैं, सानिया मिर्जा विश्व के मानस पटल पर अपनी एक छाप छोड़ चुकी हैं। वास्तव में खेल जगत में महिलाओं के कदम रखने से नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। तो दोस्तों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर आइए बातचीत करते हैं जानी मानी कुश्ती खिलाड़ी अलका तोमर जी से, जिन्हें भारत के लिए स्वर्ण पदक लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साल 2007 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। अलका जी, आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम में स्वागत है और राष्ट्रीय खेल दिवस की आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो अलका जी, जैसा कि आप जानती हैं कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब कुश्ती पहलवानी शुरू की थी तो आपकी इसमें रुचि कैसे बनी इस खेल को लेकर के? देखिए, कुश्ती खेल जो है पहले से ही जैसे पुरुषों का खेल माना जाता है। तो मेरे फैमिली में मेरे पापा रेसलिंग किया करते थे काफी समय पहले, मिट्टी वाली कुश्ती में, दंगल जिसे बोलते हैं जी, में कुश्ती किया करते थे। तो 98 में लड़कियों की कुश्ती आ चुकी थी इंडिया में, 97, 98। तो मेरे पापा ने भी घर में जिक्र किया कि भाई लड़कियों की कुश्ती आ गई है तो अलका को भी कुश्ती कराएंगे, क्योंकि मेरी फैमिली में सभी मेरे चाचा जी और मेरे भाई सभी मतलब करते थे रेसलिंग पहले से ही। तो लड़कियों की रेसलिंग आ गई तो पापा ने जिक्र किया तो मम्मी ने, दादी ने मना कर दिया, नहीं लड़की तो कुश्ती नहीं करेगी भाई, लड़के ही ठीक है। तो बहुत अजीब सा लगा था उस टाइम पे। तो फिर पापा ने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब लड़कियों की कुश्ती आ ही गई है और हम सब भी जाते रहते हैं स्टेडियम में, यूनिवर्सिटी में। जो मेरे कोच है श्री जबर सिंह सोम, तो उन्होंने भी पापा से कहा कि भाई आपकी बिटिया है कोई, लड़कियों की कुश्ती शुरू कराओ, अब नेशनल वगैरह भी हो रहे हैं लड़कियों के। फिर मेरा 98 में ही मैंने शुरू कर दी थी रेसलिंग। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि हमारे समाज में कुश्ती को लेकर के ये माना जाता है कि ये पुरुषों का ही खेल है, तो जाहिर तौर पे आपने भी महसूस किया होगा कि एक सामाजिक दबाव या नकारात्मक फीडबैक होता है। तो क्या आपने कभी महसूस की? क्योंकि अब तक खेलों में महिलाओं की संख्या वैसे तो अब बढ़ी है, लेकिन लंबे समय तक खेलकूद को पुरुषों तक ही सीमित माना जाता रहा है। देखिए, उस टाइम पे मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा था इस तरह का कि भी लड़कियों को ऐसे गेम में नहीं भेजना है, कुश्ती वगैरह या और कोई दूर उनके सेंटर हैं घर से,
जी। तो उस तरह के सेंटर में जाने के लिए थोड़ा पाबंदी थी, लड़कियों के साथ इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, इतने साधन नहीं थे। लेकिन अगर फैमिली का सपोर्ट है, अगर आपका एक लक्ष्य आपने बनाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि कोई भी बाधाएं जो आती हैं बीच में वो मायने नहीं रखती हैं। जी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही रहा, क्योंकि फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने। और फिर मैंने भी ठान लिया कि भी अगर मेरे पापा मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मेरे जो कोच हैं वो भी काफी अच्छे हैं, जब मैं रुचि से मिली, फिर मैंने अपना लक्ष्य ही रेसलिंग को बना लिया। और उसके पीछे मैं अपना जो मेरा एम था ओलंपिक में मेडल लाने का, उसके पीछे मैं लग गई बस। तो अलका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों को कितना बढ़ावा मिला है? देखो, खेलो इंडिया से खिलाड़ी को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। खेलो इंडिया जब से ये शुरू हुआ है, हर एक खिलाड़ी अपनी मर्जी से किसी भी देश में प्रैक्टिस कर सकता है। खेलो इंडिया की जो स्कीमें टॉप्स स्कीम है या और स्कीमें इन्होंने तैयार की हैं, तो उससे खिलाड़ी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। उससे वो जहां उसको लगता है कि मेरे को ये प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, या उसे लगता है कि ये इसकी डाइट में कुछ कमी है, इस तरह की वो सरकार से अपील कर देता है। जो भी उसकी डाइट में कमी है, या उसको कहीं किसी और देश में प्रैक्टिस करनी है, तो पॉकेट मनी हो उसकी डाइट का हो, तो प्रैक्टिस को लेकर है, तो काफी अच्छी हेल्प मिली है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा है खेलो इंडिया का। जी। तो अलका जी, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, तो वो जो पल था, उस पल को आपने कैसे जिया? 2010 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे। जी। तो वो समय एक बहुत यादगार पल है मेरी जिंदगी में, क्योंकि उस फाइनल कुश्ती थी, बहुत ही यादगार कुश्ती है वो। कनाडा की रेसलर थी, 59 केजी में मैं खेल रही थी, और वो 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट थी वो लड़की। तो जी। बहुत ही टफ कुश्ती थी वैसे मेरी वो। तो इंडिया में ही ये गेम्स हो रहे थे, तो एक अलग जुनून था, एक अलग जोश था उस टाइम पे। अपने दिल्ली में ही ये गेम हुए, पूरा परिवार मेरा था वहाँ पे। मेरे गुरुजी मेरे साथ थे, मेरे सभी जिनके साथ मैंने रेसलिंग की है, प्रैक्टिस की है अपनी रेसलिंग की, वो सभी मेरे पार्टनर्स, मेरी फ्रेंड्स सब थे वहाँ पे। तो एक अलग जोश था उस टाइम पे जब वो कुश्ती तानिया वर्बिक के साथ मेरी हुई। मैं फाइनल में थी। सभी ने कहा अलका तेरा, मेरे भाई ने भी कहा, मेरे गुरुजी ने, कि भाई अलका तेरा सिल्वर तो कोई नहीं छीन सकता, बस गोल्ड पे ही अपना निशाना तुमको रखना है, उसके लिए आज भाई लड़ जाओ, क्योंकि पूरा देश देख रहा है अपना, और सबकी निगाहें तुम्हारी कुश्ती पे टिकी हैं, क्योंकि बहुत टफ बाउट थी। जी। बस एक बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी हमने उसी के लिए। मुझे पता था फाइनल में यही लड़की आएगी, या इसके साथ ही मेरी फाइट अच्छी जाएगी। तो अपना एक दाव होता है, मैंने वो लगाया डंडा बोल के, और जी। झोली मैंने उसको बना ली। एक टेक्निकल दाव है ये हमारा। जी। तो मैंने उस कुश्ती को बहुत जल्दी 1.5 मिनट में मैंने उसको फॉल कर दिया था, चित कर दिया था मतलब। और वो पल बहुत यादगार रहा, और उस कुश्ती से ही मेरी भी लाइफ बदली, जी। क्योंकि सरकार ने मुझे बहुत ज्यादा इनामों की वर्षा भी की, और जॉब भी मुझे उसी फाइट के बाद मिली। तो एक बहुत यादगार पल और बहुत ही स्वर्णीय पल थे मेरे लिए वो। जी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण में खेलों की क्या भूमिका है? देखिए, आप देख रहे होंगे, महिलाएं कभी भी किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं रही हैं, चाहे उनको कितना भी रोका गया हो, कितना भी टोका गया हो, कितनी भी पाबंदियां महिलाओं पे लगी हैं, लेकिन अगर उन्होंने ठान लिया है कि हमें ये करना है, तो वो करके ही मानती हैं। मैंने 2006 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्राउन्स मेडल लिया था, और वो ब्राउन्स मेडल मेरा एक बहुत ही हिस्ट्रिकल बना था। 39 साल बाद ये मेरा मेडल आया था। उदय चंद पहलवान थे हरियाणा के, उनका ये मेडल था। जी। उसके बाद ही मेरा 2006 में मेडल आया, और फिर उसके बाद मानो कि फिर रुका ही नहीं। सभी लड़कियों ने हमारी ने, चाहे गीता है, बबीता है, विनेश है, मेरे बाद पूजा ढांडा है, इन सब ने मेडल लिए रेसलिंग में ही। और आप देख रहे होंगे 2016 में हमारे 2 लड़कियों के ही मेडल थे, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु के ही मेडल थे। तो महिलाएं मुझे नहीं लगता कहीं पीछे हैं। और अभी भी आप देख रहे होंगे हमारी जो लड़की है शूटर मनु भाकर, जी। जी। 2 मेडल लेकर आई है। तो बहुत अच्छा, मैं तो मानती हूँ कि एक अच्छा स्तर है हमारी महिलाओं का। बस कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर है जो अभी भी सोच को हमें बदलना है, अपनी काबिलियत। जी। तो हम
तो बदलेंगे। कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं हैं जिनको अभी भी जरूरत है उनको सपोर्ट करने की, तो वो सपोर्ट एक अभी बाकी है थोड़ा सा, और तो थोड़ी बहुत कमियां लगती हैं, उस चीज पे काम करना चाहिए। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि जो थोड़ी बहुत कमी है अभी भी सोच को लेकर के, महिलाओं को लेकर के कि भई उन्हें बाहर नहीं निकाला जाए, उनको बहुत सारे खेल नहीं खेलने दिया जाना चाहिए। तो महिलाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने और आगे बढ़ाने के लिए आने वाले समय में और क्या-क्या होना चाहिए? कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन मैं महिलाओं के लिए नहीं, मैं सबके लिए कहना चाहूंगी कि अभी भी हमारा जो गोल है वो पूरा नहीं है। देखिए ओलंपिक में हमारे बहुत कम मेडल अभी भी आ रहे हैं, जी, तो उस गोल को पूरा करने के लिए हमें अपने ग्राउंड लेवल से हमें अपने गेम को स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई भी गेम है वो अभी ग्राउंड लेवल पर नहीं है। जैसे कि और देशों के हम देखें, उनके यहाँ पे ज्यादा बड़ी कंट्री भी नहीं है जितनी बड़ी हमारा देश है, हमारा भारत है, और उससे भी छोटे देश हैं, वो बहुत अच्छे मेडल लेकर जा रहे हैं, चाहे एशियाड है चाहे ओलंपिक है। तो हमें उस तरह की ही तैयारी है, उससे बेहतर तैयारी हमको अपने इंडिया में करनी होगी। इससे अच्छी सुविधाएं, साधन या कहाँ कमी रह गई है ग्राउंड लेवल पे, स्कूल लेवल पे। मुझे लगता है स्कूल लेवल पे हमारे यहाँ पर गेम की बहुत ज्यादा कमी है। एक बस फॉर्मेलिटी के तौर पे एक पीरियड रखा जाता है स्कूलों में कि हाँ भाई आज पीटी का आपका पीरियड है आधा घंटे का, उसको बस फॉर्मेलिटी करते हैं। एज ए प्रोफेशनल उसको नहीं लिया जा रहा है एक पर्टिकुलर कि भाई हाँ आपके स्कूल में कोई अच्छा बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, तो उसको कंटिन्यू उसको रखा जाए। उस बच्चे को, उसके टीचर्स को भी ये ध्यान देना होगा, उसके पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा कि अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है, अगर आपका बच्चा अच्छा कर रहा है किसी स्पोर्ट्स में, तो उसको कंटिन्यू रखा जाए, उसे आगे तक उसका टारगेट ओलंपिक ही बना दिया जाए, जी, तो हम कुछ कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और वैसे भी अलका जी कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, तो ऐसे में स्कूल स्तर या प्राइमरी स्तर से अगर खेलों को एक तरह से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा तो निस्संदेह हमारे बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। जाते जाते हमारे श्रोताओं, उनके अभिभावकों से आज आप राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए जैसे कि आपने कहा एक स्वस्थ शरीर है तो एक स्वस्थ हम जीवन जी सकते हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हर किसी को स्पोर्ट्स में आना चाहिए, चाहे कोई सा भी स्पोर्ट्स है, आप उसे चूज कर लीजिए अपनी हेल्थ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने देश के लिए। आप कोई भी स्पोर्ट्स चुनिए और आगे बढ़ते रहिए। उनके पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स ही एक वो पहली सीढ़ी है जो अपने बच्चों को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। हम तो 98 की आप 20-25 साल हो गए, उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स की सोच इतनी अच्छी थी और उन्होंने हमें गेम में डाला और आज हम बहुत अच्छी अपनी लाइफ जी रहे हैं। अगर शायद हमारे पापा हमको उस टाइम पे नहीं कराते गेम, तो हमारी एक पहचान भी नहीं बन पाती। जी बिल्कुल। जो गेमों के जरिए से आप सब हमें जानते हैं, तो हर किसी को खेलना चाहिए, एक अपना एम बनाना चाहिए। ओलंपिक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, इस तरह का अपना एक गोल सेट कर लीजिए। हर किसी को खेलना चाहिए क्योंकि हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है एक अच्छे खिलाड़ी की, एक अच्छी देश। जी, तो अलका जी वाकई हम सबको आगे खेल में आगे बढ़ना ही चाहिए। और कहते हैं कि पहले कहा जाता था कि भाई खेलो कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन अब वो जो दृष्टि बदली है और खेल कूद में जितनी संभावनाएं हैं वो निस्संदेह काबिल तारीफ है। अलका जी, आपने महत्वपूर्ण समय दिया और राष्ट्रीय खेल दिवस पर हमसे बातचीत की, इसके लिए अपना रेडियो 96 पॉइंट की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी हाँ दोस्तों, खेल खेलने वाली लड़कियों और महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का स्तर बहुत अधिक होता है और अवसाद का स्तर बहुत कम। खेल खेलने वाली लड़कियों और महिलाओं की शारीरिक छवि अधिक सकारात्मक होती है। भारत में खेलों में महिलाओं की भागीदारी के परिदृश्य को सुधारने के लिए सरकार के कदम खेलो इंडिया योजना के तहत, प्रतिभा खोज और विकास घटक के तहत देश भर में 1374 महिला एथलीटों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और हर एथलीट को हर साल वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाता है। अस्मिता का तात्पर्य महिलाओं को कार्रवाई के माध्यम से प्रेरित करके खेल मील के पत्थर हासिल करना है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में केंद्र शासित प्रदेश ने लेह के NDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिलाओं की शॉर्ट ट्रैक 1600 मीटर रिले रेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता।
खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग खेल को शामिल किया गया है। बिली जीन किंग द्वारा 1974 में स्थापित फाउंडेशन खेल और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। फाउंडेशन एक संघीय कानून है जो उच्च शिक्षा के माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक संस्थानों में पुरुष और महिला छात्रों के लिए समान भागीदारी के अवसरों को अनिवार्य बनाता है। दोस्तों, हमें अपने बहनों बेटियों की खेल भागीदारी का समर्थन करने के लिए बेहतर काम करना चाहिए। पर्व, त्योहार और जन्मदिन में उपहार देने के लिए हमें खेल में लड़कियों के खेल उपकरण और खेल पाठों वाली पुस्तकें देनी चाहिए। हमें अपने बेटों और बेटियों को महिलाओं को खेल खेलते हुए देखने के लिए ले जाना चाहिए ताकि वे बड़े होकर महिलाओं के खेल कौशल की सराहना करें और उनका सम्मान करें। और दोस्तों, अब तो ओलंपिक खेलों में लड़कियों की भागीदारी काफी बढ़ गई है। महिलाओं के खेलों का कवरेज पुरुषों खेलों के बराबर किया जा रहा है। ऐसे में हम सबको लड़कियों को भी खेल के प्रति उनका समर्थन करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर खेलों में प्रथम महिला की बात करें तो नीलिमा घोष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली भारत की पहली महिला ट्रैक एथलीट थीं, जब उन्होंने फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 1952 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं में भाग लिया था। घोष केवल 17 वर्ष की थीं जब उन्होंने 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपनी 2 स्पर्धाओं में भाग लिया था। वहीं ओलंपिक में पहली महिला की बात करें तो सिडनी खेलों में ओलंपिक इतिहास में पहली बार महिलाओं के भारोत्तोलन को शामिल किया गया। कर्णम मल्लेश्वरी एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक हैं। वो 2000 में सिडनी में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। और इस तरह दोस्तों, खेलों में जैसे ही हम भारतीय महिलाओं का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा जैसे नाम आते हैं। लेकिन इनके अलावा दीपिका पल्लिकल, जोशना चिनप्पा, डोला बनर्जी, अंजू बॉबी जॉर्ज, कर्णम मल्लेश्वरी, कुंजरानी देवी, MC मैरी कॉम, कोनेरू हम्पी, हिना सिंधु, अंजुम चोपड़ा, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, हरप्रीत कौर, PT उषा, कृष्णा पूनिया, मीराबाई चानू, मनु भाकर, मनिका बत्रा, अपूर्वी चंदेला, स्वप्ना बर्मन, हिमा दास, दुती चंद सहित कई अन्य महिलाओं ने खेलों की दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को एथलेटिक्स जैसे मेहनती खेल में पदक दिलाने वाली पहली महिला अंजू बॉबी जॉर्ज थी। अंजू ने सितंबर 2003 में पेरिस में हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर भारत को पहली बार विश्व स्तर पर एथलेटिक्स में पदक दिलाया था। साल 2004 में अंजू बॉबी जॉर्ज को राजीव गांधी खेल रत्न का सम्मान प्रदान किया गया। वहीं दोस्तों, PT उषा की बात करें तो इन्हें एथलेटिक्स की रानी कहा जाता है। इन्होंने एथलेटिक्स में पदकों का शतक यानी भारत के लिए 101 मेडल जीते हैं। वर्तमान में वे एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट मानी जाती हैं। PT उषा को हम सभी उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की व्यक्तिगत पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता हैं। साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग की 69 किलोग्राम वर्ग प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता था और ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली वो देश की पहली महिला बन गई थी। इतना ही नहीं, 1993 में मल्लेश्वरी ने विश्व चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया और उसके बाद 1994 और 95 में 54 किलोग्राम डिवीजन में विश्व खिताब की एक श्रृंखला के साथ 1996 में फिर से तीसरे स्थान पर रहीं। भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीतकर लंदन में भी भारत को मुस्कुराने का मौका दिया। पहली बार भारतीय बॉक्सर महिला यहां तक पहुंची थी। इसके अलावा वे 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी थी। मैरी कॉम ने अपनी बॉक्सिंग करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में की थी और जिसके बाद आज तक बॉक्सिंग रिंग में मैरी कॉम के मुक्के जारी हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की बात करें तो वर्तमान में वो दुनिया की सबसे अच्छी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में मेडल जीतने वाली वह पहली भारतीय हैं। साइना ने 2015 की BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला बनी थी। पीवी सिंधु की बात करें तो साइना नेहवाल के बाद देश को रियो ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन में सिल्वर पदक दिलाने वाली पीवी सिंधु पहली महिला थी। और दोस्तों, झूलन गोस्वामी के तो कहने ही क्या। भारतीय महिला क्रिकेट के उत्थान में भारत की पूर्व महिला तेज गेंदबाज यानी नदिया एक्सप्रेस के नाम से मशहूर झूलन गोस्वामी का बड़ा योगदान है। सितंबर 2007 में इन्हें महिला क्रिकेट में विश्व का सबसे तेज गेंदबाज घोषित किया गया था। झूलन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो विश्व महिला क्रिकेट में सर्वाधिक है। दोस्तों, दीपा कर्माकर ने साल 2016 रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। किसी भी ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली वे पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं और पिछले 52 वर्षों में ऐसा करने वाली वे प्रथम भारतीय पुरुष अथवा महिला जिम्नास्ट हैं। और दोस्तों, इसी तरह से कई अन्य महिला खिलाड़ी हैं जो भारत का नाम ऊंचा कर रही हैं और विश्व स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त की है।
तो दोस्तों, खेल हर व्यक्ति के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन हर बेटी को आगे बढ़ने के लिए उसको प्राथमिक स्तर पर यानी अपनी परिवार का सहयोग और समर्थन चाहिए। तो राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम सबको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि अपने बच्चों को, विशेष रूप से बेटियों को, खेल संसार में आगे बढ़ने का पूरा मौका देंगे। तो इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।